हमारे सर के ऊपर लगभग 100 मील दूर पर कभी ना खत्म होने वाला ब्रह्मांड है जो हमारी सोच से भी काफी बड़ा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये खाली है। इनफैक्ट ये कई ऐसे फिनोमिना से भरा हुआ है जिन्हें हमारा छोटा सा दिमाग बड़ी मुश्किल से समझ सकता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि सितारों के अंदर सितारे होते हैं और कुछ ग्रह डायमंड के बने होते हैं, तो वहीं ब्लैक होल एटम के साइज का होता है। अथवा क्या आपको पता था कि व्हाइट होल्स भी होते हैं? इससे पहले कि आप स्पेस में पहुंच जाएं, मैं आपको पृथ्वी पर वापस लाना चाहता हूं और आपको ब्रह्मांड के बारे में कुछ रोचक जानकारियां बताना चाहता हूं। पृथ्वी गोल नहीं है। आपने स्पेस से पृथ्वी की ली गई तस्वीरें जरूर देखी होंगी जो ये दर्शाती हैं कि हमारी पृथ्वी गोल है, लेकिन कभी कभी लुक्स पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये बड़ा सा नीला मार्बल एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है। और इससे पहले कि लोग ये कहें कि हमारी पृथ्वी डोसे जैसी फ्लैट है, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है। प्लेनेट के स्पिन होने के कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट होती है जो कि पोल्स की तुलना में इक्वेटर पर ज्यादा होती है, क्योंकि पृथ्वी का मास इवनली डिवाइडेड नहीं है। इसकी वजह से जो फोर्स है वो पृथ्वी के इक्वेटोरियल सेक्शन को बाहर की ओर खींचता है। इसके कारण पृथ्वी थोड़ी दबी हुई दिखाई देती है और इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई इस पर भूल से बैठ गया हो। हालांकि इसका इफेक्ट बहुत ही छोटा है। ये इफेक्ट इतना छोटा है कि अगर इसकी तुलना हमारे पृथ्वी के पोल से इक्वेटर तक करें तो आपको सिर्फ 0.3% बड़ा अक्षांशीय उभार लैटिट्यूडनल बल्ज दिखाई देगा। भले ये छोटा हो, लेकिन फिर भी ये 26 मील का हम्प है जो कि माउंट एवरेस्ट की चोटी से मारियाना ट्रेंच के सबसे गहरे हिस्से तक की दूरी से भी दोगुना है। वाह, ये तो सच में बहुत ही बड़ा है। शायद इसके बारे में फ्लैट अर्थर्स को कोई जानकारी नहीं है। इससे पहले कि पृथ्वी को फ्लैट कहने वाले लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, आप उन लाइक और सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके मुझे सपोर्ट करें। आपका एक लाइक उन फ्लैट अर्थर लोगों के IQ से भी ज्यादा कीमती है, तो प्लीज आप ये मेरे लिए नहीं बल्कि साइंस के लिए करें। सूरज जलता नहीं है। अगर आपको पैंडेमिक में बाहर जाने की परमिशन मिली होगी तो आपको पता होगा आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन एक बात है, भले ही सूर्य कितना ही गर्म क्यों ना हो, ये बड़ा सा बॉल खुद जलता नहीं है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जलने का शाब्दिक अर्थ रासायनिक प्रतिक्रिया को संदर्भित करता है जिसमें एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स की पुनर्व्यवस्था शामिल होती है, जिसका मतलब है कि एलिमेंट खुद नहीं बदलता लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट बदलती है। हालांकि हमारा सूर्य जो मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस से बना है और ये न्यूक्लियर फ्यूजन नाम की प्रक्रिया का इस्तेमाल करता है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर एटम रीअरेंज होने के बदले अपने एलिमेंट को ही चेंज कर देते हैं। हाइड्रोजन को जलाने के बजाय सूर्य इसकी विशाल मात्रा को हीलियम और एनर्जी में परिवर्तित करता है, वो भी इतनी ज्यादा मात्रा में कि ये हर मिनट लगभग 300 मिलियन टन ऊर्जा छोड़ता है, जो नासा के अनुसार प्रति सेकंड 100 बिलियन टन डायनामाइट के विस्फोट के बराबर होगा। अब अगर हम इतने बड़े धमाके के बारे में बात करें तो इतने बड़े रिएक्शन के लिए बहुत ही बड़ी मात्रा में हीट और प्रेशर की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल एक तारे के आकार के प्रेशर कुकर की तरह। बस इस प्रेशर कुकर का दबाव पृथ्वी के वायुमंडल से 250 बिलियन गुना बराबर है, जिससे इसके मूल भाग में तापमान 30 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। भले ही ये जल ना रहा हो, लेकिन इतनी ज्यादा गर्मी प्रोड्यूस करने वाला एक विशाल किचन एक ऐसी चीज है जिससे मैं दूर ही रहना पसंद करूंगा भाई। सोलर सिस्टम की सबसे भारी चीज, भले ये अपने फाइनाइट फ्यूल सोर्स को एनर्जी में तब्दील कर रहा हो, लेकिन फिर भी हमारे सौर मंडल की सबसे भारी चीज है। और ऐसा किसी छोटी मोटी मात्रा में नहीं है। ये पूरे सौर मंडल के द्रव्यमान का 99.85% हिस्सा रखता है। वहीं अगर हम बाकी के 8 ग्रहों को इकट्ठा करें तो ये सिर्फ 0.135% हिस्सा ही बनाते हैं। लेकिन रुकिए, क्या आपसे मैंने पहले ये नहीं कहा था कि ये हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसेस से बना हुआ है? तो फिर ये हल्की फुल्की गैसेस सॉलिड्स को कैसे पीछे रख सकती है? खैर, ये लाल गर्म गैस के बॉल को बनाने वाला प्रेशर इसके गैस पार्टिकल्स को इसके मूल भाग में कंडेंस करता है। हालांकि इसका मूल भाग इसके पूरे वॉल्यूम का बस 2% हिस्सा बनाता है, लेकिन इसकी डेंसिटी लेड से लगभग 15 गुना ज्यादा है। इसका मतलब ये कि सूर्य के कुल द्रव्यमान का आधा हिस्सा ये बनाता है। वहीं एक और जहां इसका डायमीटर पृथ्वी के डायमीटर से 109 गुना ज्यादा है, वहीं इसका वजन भी 3,33,000 गुना ज्यादा है। मुझे यकीन है कि इसमें भी कहीं ना कहीं उपहास करने की संभावनाएं हैं। ब्रह्मांड में सबसे भारी तारा, भले ही हमारे सूर्य का वजन सबसे ज्यादा क्यों ना हो, लेकिन अगर ये हमारे ब्रह्मांड में अन्य सितारों के खिलाफ शारीरिक लड़ाई की तैयारी कर रहा था तो इसे लाइट वेट की कैटेगरी में रखा जाता। इस रिंग में सुपर हैवी वेट रोस्टर का खिताब अगर किसी को मिलना चाहिए तो वो है R136A1।
हालांकि ये आपको सुनने में इतना ज़्यादा एक्साइटिंग ना लग रहा हो, लेकिन इस बड़े से सितारे का वजन सूर्य से 315 गुना ज़्यादा है। इसका मतलब ये कि ये 105 मिलियन पृथ्वी के बराबर है। लेकिन वो कौन सी बात है जो इस सितारे को इतना वजनदार बनाती है? तो अगर आप अपने टेलीस्कोप की रेंज को बढ़ाकर पृथ्वी से 1,63,000 प्रकाश वर्ष दूर ले जाएं, तो आपकी आंखें टेरेंटुला नेबुला पर पड़ेंगी और वहां पर आपको एक चमकता हुआ वोल्फ-रैट स्टार दिखाई देगा। ये काफी दुर्लभ सितारा है जिसमें भारी मात्रा में आयनित हीलियम, कार्बन और नाइट्रोजन होता है, और ये एलिमेंट्स इस विशाल सितारे को इतना वजनदार बनाते हैं। इसकी चमक इतनी ज़्यादा है कि अगर इसकी तुलना हमारे सूर्य से की जाए तो जैसे हमारा सूर्य चंद्रमा को चमकने में मात देता है, वैसे ये सितारा सूर्य को चमकने में मात दे देगा। और इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि R136A1 सितारे के आगे हमारा सूर्य कुछ भी नहीं है। ब्रह्मांड में सबसे बड़ा सितारा R136A1 भले ही सबसे वजनदार सितारा क्यों ना हो, लेकिन ये है बहुत ही छोटा। इसका डायमीटर हमारे सूर्य से बस 35 गुना ही ज्यादा है। ये ब्रह्मांड के बियोंसे के लिए मिशेल की तरह है। भले ही बियोंसे दुनिया की सबसे बड़ी स्टार क्यों ना हो, लेकिन UY-SCUTI इंसानों को ज्ञात सबसे बड़ा सितारा है। ये इतना बड़ा है, जब हम इसकी तुलना सूर्य के साथ हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर करते हैं तो ये मुश्किल से 1 पिक्सल कवर करता है। तो अगर ये इतना बड़ा है तो फिर हमारी आंखें इससे बंद क्यों नहीं हो जाती? हमारी आंखों का भाग्य इतना अच्छा है कि ये मिल्की वे गैलेक्सी के स्कूटम कॉन्स्टलेशन में स्थित है, जो हमारी पृथ्वी से लगभग 5,219 प्रकाश वर्ष दूर है। लेकिन भले ही इतना दूर है, लेकिन इसकी अद्भुत साइज इसे बाकी सितारों के छोटे समूह से अलग करती है, जो इसे घेर के रखते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि UY-SCUTI का रेडियस हमारे सूर्य से 1700 गुना ज़्यादा है, जिससे इसका डायमीटर 1.47 बिलियन मील जितना लंबा होता है। तो भले ही आप रॉकेट की रफ्तार से क्यों न चलें, जो कि 4.9 मील प्रति सेकंड की होती है, फिर भी आपको इसे पार करने के लिए लगभग 1 दशक का समय लगेगा। अगर आपको रॉकेट पसंद नहीं और आप अपनी कार से ट्रैवल करना चाहते हैं, तो बिना रुके अगर आप 50 मील प्रति घंटे की रफ्तार से भी चलें तो आपको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने के लिए 3,371 वर्ष लगेंगे। ये सुनकर तो मैं सोच में पड़ गया हूँ कि सबसे पहले क्या खराब होगा, आपके टायर्स या फिर आपका मानसिक स्वास्थ्य। प्लैनेट 9। यदि आप हमारे सोलर सिस्टम के ग्रहों से भी आगे की यात्रा करना चाहते हैं तो आप एक ऐसे डार्क पॉइंट तक पहुंचेंगे जिसे केपर बेल्ट के नाम से जाना जाता है। यह हमारे ग्रहों के अच्छे सर्कुलर ऑर्बिट से बिल्कुल अलग है। केपर बेल्ट में ट्राजेक्टरीज होती हैं जो इसे एक तरफा बनाती हैं, फिर भी ये सब सूर्य की ही परिक्रमा करते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, दूर मौजूद सभी चीजें एक ही डायरेक्शन में झूलती हुई नजर आती हैं, लेकिन एस्ट्रोफिजिक्स के प्रिंसिपल्स के हिसाब से इस तरह की असमानता संभव है। हालांकि वैज्ञानिकों ने हाल ही में ये सिद्ध किया है कि इनकी क्रूड ट्रैजेक्टरीज को समझा जा सकता है। मतलब ये कि अगर वहां पर एक बड़ा ग्रह मौजूद हो जिसे अब तक खोजा नहीं गया है, तो हो सकता है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में झूल रहा होगा और उन सभी को बैलेंस कर रहा होगा। उनके कैलकुलेशंस के हिसाब से ये नौवां ग्रह पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 10 गुना होगा। इसकी साइज को ध्यान में रखते हुए आप सोच रहे होंगे कि अभी तक हम इसे अपने टेलीस्कोप से क्यों नहीं देख पाए, लेकिन इस बात को हम इसके ऑर्बिट की मदद से समझ सकते हैं। परिप्रेक्ष्य के लिए हमारे सूर्य से सबसे दूर मौजूद ग्रह नेपच्यून है, जो कि 2.8 बिलियन मील दूर है, जिससे ये हर 165 वर्षों में एक बार सूर्य का चक्कर लगाता है। लेकिन प्लैनेट 9 का ऑर्बिट उस दूरी से 20 गुना ज्यादा होगा, जिससे इसे सूर्य का एक चक्कर लगाने के लिए 10,000 से 20,000 वर्षों का समय लगेगा। लेकिन क्योंकि हमारे पास सैटेलाइट्स या टेलीस्कोप से ली गई कोई ठोस तस्वीर मौजूद नहीं है, तो ये फैंटम प्लैनेट पूरी तरह से थियोरिटिकल है। आपको क्या लगता है, क्या प्लैनेट एक्स सच में एग्जिस्ट करता है? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। तारों की गिनती। अगर आप आकाश में मौजूद सभी तारों को गिनने बैठें तो हो सकता है कि आपको कभी ना खत्म होने वाला काम लगेगा, लेकिन थोड़े से मैथ की मदद से ये पता लगाना मुश्किल नहीं होगा। एस्ट्रोनॉमिकल मिशन को पूरा करने में आपको कितना समय लगेगा? तो चलिए क्यों ना हमारे गैलेक्सी लेवल पर शुरुआत करें। तो कुछ कैलकुलेशंस के हिसाब से हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में लगभग 100 से 400 बिलियन स्टार्स हैं। तो अगर हम इससे शुरुआत करें तो अब हमें ये पता लगाना होगा कि हमारे ब्रह्मांड में कितनी गैलेक्सीज हैं। तो ये देखते हुए कि हमें पता नहीं है कि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है, ये एक बहुत ही बड़ा प्रश्न है। हालांकि डेविड कोर्नेरिच नाम के एक एस्ट्रोनॉमर के हिसाब से हमारे ब्रह्मांड में लगभग 10 ट्रिलियन से भी ज़्यादा गैलेक्सीज हैं। तो अब अगर हम इसे हमारे 100 बिलियन स्टार प्रति गैलेक्सी के हिसाब से मल्टीप्लाई करें तो आपको लगभग 1 सेप्टिलियन सितारे मिलेंगे। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ एक के पीछे 24 जीरो हैं, जिसके पीछे ढेर सारा स्टार डस्ट है।
तो हमारे पास आंकड़े मौजूद हैं। तो आपको क्या लगता है, आपको हर एक तारीख को गिनने में कितना वक्त लगेगा? तो इस बात का अनुमान लगाते हुए कि आप एक सेकंड में एक नंबर काउंट करते हैं, तो आपको इन सभी को काउंट करने में आपको लगभग 31 क्वाड्रिलियन सालों का समय लगेगा। सच में मिशन इम्पॉसिबल लगता है भाई, है ना? अब मुझे पता चल गया कि नासा का सबसे मुश्किल काम कौन सा होगा। मनमोहक सुपरनोवा। सितारे भले ही कितने ही सुंदर क्यों ना हो, लेकिन वे हमेशा के लिए नहीं रहते, और जब वे मर जाते हैं तब सच में बहुत बड़ा विस्फोट होता है, और इन्हीं विस्फोटों को सुपरनोवा का नाम दिया जाता है। इनमें वो सितारे शामिल होते हैं जिनका वजन सूर्य से 8 गुना ज़्यादा होता है, और उनके कोर में हाइड्रोजन बड़ी मात्रा में मौजूद होती है, और इससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो काफ़ी तीव्र होती है, जिससे बाहर की ओर दबाव उत्पन्न होता है, और सितारे अपनी ग्रेविटी के अंदर ब्लास्ट नहीं होते। लेकिन जब स्टार की आयु समाप्त हो जाती है, ग्रेविटी प्रेशर की तुलना में जीत जाती है, और तारा अपने आप ही कोलैप्स हो जाता है। वैसे तो ये अचानक से ही होता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी के द्रव्यमान से 10 गुना वजन वाली कोई चीज़ 15 सेकंड में तबाह हो जाती है, जैसा कि आप नासा के इस एनिमेशन में देख सकते हैं। इस ब्लास्ट से प्रोड्यूस हुई शॉक वेव्स इस सितारे की बाहरी सतह को तबाह कर देती हैं, लेकिन आपकी कल्पना के विपरीत ये सितारे हमेशा स्फेरिकली ब्लास्ट नहीं होते। प्रमाण के लिए आप एक नज़ारा ज़रा सुपरनोवा 1987 ए पर डालें, जो पृथ्वी से 1,60,000 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। 1987 में इसके विस्फोट होने के बाद रिसर्चर्स ये देखकर काफ़ी शॉक थे कि ये सितारा स्फेरिकली ब्लास्ट न होकर काफ़ी तेज़ी से ब्लास्ट हुआ, और वो भी अलग डायरेक्शन में, और इसके कारण ब्लास्ट हुआ सितारा एक डायरेक्शन से बोट आई जैसा और दूसरी तरफ से सोरोन की आंख जैसा लग रहा था। आपको क्या नजर आ रहा है? अजीब ब्लैक होल्स। हालांकि कुछ सुपरनोवा के अवशेष काफी अलौकिक लगते हैं, लेकिन बाकी किसी बुरे सपने से कम नहीं होते। अगर इन विशाल सितारों के विस्फोट से बाहरी ओर गर्मी का दबाव उत्पन्न नहीं होता, तब ये कोर की तरफ ही इनका विस्फोट हो जाता है, और इन्हीं अविश्वसनीय घटनाओं को ब्लैक होल का नाम दिया जाता है। हालांकि ये किसी बिल्डिंग के कोलैप्स होने जैसा नहीं है, क्योंकि जैसे स्टार अपने आप में ब्लास्ट होता है, इसकी तेजी से घटती सतह द इवेंट होराइजन नामक बिंदु पर पहुंच जाती है। यही वो पॉइंट है जहां पर ग्रेविटी से बचने के लिए आवश्यक रफ्तार प्रकाश की रफ्तार से ज्यादा होती है। इसका मतलब है कि 186,000 मील प्रति सेकंड की रेंज में भी जो चीज आती है वो इसके द्वारा हमेशा हमेशा के लिए निगल ली जाती है। हालांकि प्रकाश के बिना इसके आसपास का टाइम थोड़ा कम हो जाता है, जिन पर ऑब्जर्वर्स नजर रख सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि ये एक असीम रूप से ढहने वाली वस्तु है जो हमेशा फ्रोजन रहती है। लेकिन वास्तव में वे कैसे नजर आते हैं? आपने फिल्मों में तो ब्लैक होल्स देखे होंगे जिन्हें ग्रहों जितना बड़ा दिखाया गया है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि इनसे भी बहुत ज्यादा बड़े हैं तो क्या? खैर, हमसे 10.4 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर एबेल 85 क्लस्टर ब्लैक होल में टोन 618 नाम का ब्लैक होल है, और कहा जाता है कि इसका वजन हमारे सूर्य से 66 बिलियन गुना ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि इस विशालकाय ब्लैक होल का कुल डायमीटर 242 बिलियन मील है। परिप्रेक्ष्य के लिए ये पृथ्वी से सूर्य की दूरी का 2606 गुना है। अब समझ में आया कि इसे इतना अशुभ क्यों माना जाता है और क्यों इसका नाम ब्लैक होल पड़ा। लेकिन अगर आप इन आंकड़ों को सुनकर थक गए हैं तो क्यों ना हम आपका ध्यान दूसरी ओर ले जाएं। हालांकि सितारों की तरह ब्लैक होल्स का आकार सीमित नहीं है, वे कितने भी छोटे हो सकते हैं। इसी के साथ वैज्ञानिकों का मानना है कि एक ब्लैक होल एक सिंगल एटम जितना छोटा हो सकता है। एटम का मतलब मैटर के सबसे छोटे यूनिट को कहा जाता है। लेकिन इससे आप बेवकूफ मत बनिएगा, क्योंकि इस साइज का होने के बावजूद एक ब्लैक होल का वजन एक पहाड़ से भी ज्यादा हो सकता है। तो अगर आपको लग रहा है कि आप माउंट एवरेस्ट के साथ पंगा ले सकते हैं, तो मैं आपका भ्रम दूर कर देना चाहता हूँ भाई। विचित्र व्हाइट होल्स। एक और जहां ब्लैक होल्स सुर्खियों में हैं, तो वहीं व्हाइट होल्स के बारे में शायद ही लोगों को मालूम है। जी हाँ, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, व्हाइट होल्स थियोरेटिकली ब्लैक होल्स के अपोजिट हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ब्लैक होल्स में ग्रेविटेशनल बाउंड्रीज होती हैं जो किसी भी चीज़ को बाहर जाने से रोक सकती हैं। लेकिन जब कुछ फिजिसिस्ट ने 1970 के दशक में गणित के साथ छेड़छाड़ की, तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ब्लैक होल्स के विपरीत व्हाइट होल्स भी मौजूद हो सकते हैं जो किसी भी चीज़ को अंदर आने से रोकते होंगे। एक और जहाँ ब्लैक होल सब कुछ निगल लेता है, एक व्हाइट होल सभी मैटर को बाहर की ओर फेंकता है। ये एक बेहद चमकदार और एनर्जेटिक ऑब्जेक्ट होगा जो आश्चर्यजनक रूप से अंतरिक्ष में रिलीज करता है। लेकिन ये पृथ्वी पर बनते कैसे हैं? तो मैं आपको बता दूं कि शुगर है, ये पृथ्वी पर नहीं बनते।
इस सिद्धांत के सभी पॉइंट्स उनके ब्लैक होल भाइयों के विपरीत बनने की ओर इशारा करती हैं। इसीलिए वो खुद में कोलैप्स ना होकर वो उन सभी चीजों को बाहर निकालती रहेगी जब तक ये पूरी तरह से खाली ना हो जाए और खुद को एक सितारे में तब्दील नहीं कर लेता। हालांकि ये बात फिजिक्स के कई रूल्स को नकारती है, और क्योंकि अभी तक ब्रह्मांड में एक भी व्हाइट होल नहीं देखा गया है, वे पूरी तरह से थियोरेटिकल हैं। हालांकि मैं आपको बता देना चाहूंगा कि ब्लैक होल्स भी 1971 तक ही थ्योरीज में पाए गए, और ये बस 50 साल पहले की बात है। तो हो सकता है कि आने वाले 50 सालों में हमें व्हाइट होल भी नजर आ जाए। जगमगाती बारिश। दुनिया के कुछ हिस्सों में बारिश बहुत ही कीमती है, लेकिन हमारे सोलर सिस्टम के अन्य ग्रहों पर यह बेशकीमती है। इसलिए नहीं क्योंकि ये दुर्लभ है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर हीरों की बारिश होती है। ऐसी अद्भुत घटनाएं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून जैसे ग्रहों तक के वातावरण में होती हैं। इन चारों ग्रहों के वातावरण में भारी मात्रा में मीथेन मौजूद है, और जब बिजली कड़कती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीथेन को कालिख में तब्दील कर देती है, जो एक साथ होकर कड़क हो जाती है और ग्रेफाइट बन जाती है। जैसे जैसे ये टुकड़े वजनदार होते जाते हैं, वे ग्रहों की ग्रेविटी के कारण नीचे की ओर आने लगते हैं। वातावरण के बढ़ते दबाव के कारण नीचे खींच लिए जाते हैं, और जैसे ये गिरते हैं तभी कार्बन एटम डायमंड में बदल जाते हैं, और इनमें से कुछ के डायमीटर तो लगभग 1 सेंटीमीटर हैं। और सैटर्न जैसे ग्रह पर तो इस तरह के तूफान अक्सर ही आते रहते हैं, जिसके कारण हर साल यहाँ पर 1100 टन सतह पर गिरते हैं। या फिर यूं कहूँ कि इतने डायमंड्स के साथ तो जेलों के लिए मेट गाला का आउटफिट बनाया जा सकता है। हीरे वाला ग्रह। जब बात उन ग्रहों की आती है जिन पर प्रचुर मात्रा में डायमंड मौजूद है, तो इनमें मैंने पहले जिन ग्रहों की बात की थी वो तो आते ही हैं, लेकिन इन सभी को मात देता है 55 कैनरी ई। 2004 में कैनरी कॉन्स्टेलेशन में इस सुपर अर्थ की खोज होने के बाद वैज्ञानिकों ने इसकी संरचना का विश्लेषण करना शुरू कर दिया। उनका अनुमान था कि कार्बन से भरपूर इस ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी से 8 गुना था, और इसका रेडियस पृथ्वी से डबल था। इस अंतर का मतलब ये था कि ये ग्रह डेंस कार्बन कंपाउंड्स जैसे कि ग्रेफाइट से बना हुआ है, मतलब कि डायमंड, लेकिन इसकी कीमत बस कुछ हीरों जितनी ही नहीं है। वैज्ञानिकों का कहना है कि शुद्ध हीरे की एक मोटी परत इस ग्रह के अंदर की लेयर में मौजूद है, और यही कारण है कि इस ग्रह का वजन इतना ज्यादा है। काफी कीमती लगता है ना? तो अगर हम सिर्फ इस ग्रह के डायमंड की कीमत को आंकने जाएं, तो ये 26.9 मिलियन डायमंड के बराबर होगा। मतलब 26.9 के बाद 29 जीरो और आएंगे। सुनने में तो ये हद से ज्यादा पैसे वाला यूटोपिया लग रहा है ना? लेकिन इसके बारे में हमारे पास कुछ बुरी बातें भी हैं। सच में, इनफैक्ट यहाँ की सतह का तापमान आपकी त्वचा को जला कर रख सकता है, क्योंकि यहाँ का तापमान 3900 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और यहाँ का खराब वातावरण ही इस जगह को एक बेशकीमती हीरा बनाता है। हेक्सागोनल तूफान। स्कूल में आपने सैटर्न के बहुत ही अद्भुत रिंग्स के बारे में सुना होगा, लेकिन अगर आप पास से देखें तो आपको इस ग्रह का एक अलग ही पक्ष नजर आएगा, या फिर यूं कहें कि इस पर आपको 6 साइड्स नजर आएंगे। शान देखने वाले इस विशाल गैस जाइंट के नॉर्थ पोल पर एक बड़ा सा हेक्सागोनल तूफान है, जो हमेशा ही अपना प्रकोप दिखाता रहता है। इसकी खोज सबसे पहले 1988 में वोयागर प्रोब्स के फुटेज में हुई, और 2004 में कैसिनी प्रोब की एडिशनल विजिट से इसके 6 तरफा होने के बारे में भी पता चला। थर्मल इमेजेस की मदद से रिसर्चर्स का अनुमान है कि ये 20,000 मील चौड़ा है और 60 मील गहरा, और यहाँ पर हवा 220 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। लेकिन ये सभी एलिमेंट्स एक साथ फिट होकर परफेक्ट पॉलीगॉन कैसे बनाते हैं? क्योंकि नॉर्मली तो ब्रह्मांड सीधी रेखाओं से बना नहीं होता है। इन सभी जानकारियों का इस्तेमाल करते हुए रिसर्चर्स ने कंप्यूटर सिमुलेशन में इस अजीब से तूफान को रिक्रिएट करने की कोशिश की। नॉर्थ पोल के पास ग्रह के पूर्वी भाग में बह रही हवा की छोटी सी अव्यवस्था को आंकते हुए उन्हें पता चला कि यह हवा की ये धाराएं एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं और हेक्सागोनल शेप फॉर्म करती हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इसका निर्माण करते वक्त ब्रह्मांड ने जरा भी कंजूसी नहीं की। अद्भुत ऑरोरा। क्या आपने पृथ्वी का सबसे भव्य लाइट शो देखा है? और हाँ, मैं अमेरिका में क्रिसमस के दौरान चल रही लाइट्स की बात नहीं कर रहा। भले ये कितनी ही चमकदार क्यों ना हो, लेकिन इसकी तुलना हम नॉर्थ पोल में हो रही प्राकृतिक रोशनी से नहीं कर सकते। एमरल्ड ग्रीन से बनी रिबन की लहरें, ऑरोरा बोरेलिस में रात को हो रही रोशनी पूरे आसमान में मानो डांस कर रही हो, और इन्हें खास करके रात में ही देखा जा सकता है, और ऐसा सूर्य के कारण होता है। इस तरह की हरी लहरें तब बनती हैं जब सोलर विंड्स, जो कि तेज रफ्तार वाले सूर्य द्वारा छोड़े गए इलेक्ट्रिफाइड पार्टिकल्स हैं, वो पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड के साथ टकराते हैं। इनमें से कुछ पार्टिकल्स मैग्नेटिक फील्ड के नीचे की तरफ भी ट्रैवल करते हैं, पृथ्वी के जियोमेट्रिक पोल्स की तरफ, जहां पर ये पार्टिकल्स फंस जाते हैं और हमारे
एटमॉस्फेयर में मौजूद एटम से टकराने लगते हैं, जो लाइट के फॉर्म में एनर्जी को रिलीज करती है। ऑक्सीजन लाल और हरी लाइट रिलीज करता है, वहीं हाइड्रोजन और हीलियम के एटम बैंगनी और नीले रंग में चमकते हैं। लेकिन ऑरोरास सिर्फ पृथ्वी पर ही नहीं देखे जा सकते। इनफैक्ट ये सोलर विंड्स दूर मौजूद जुपिटर जैसे ग्रहों तक भी पहुंचती है। हबल टेलीस्कोप में अल्ट्रावायलेट कैमरा का इस्तेमाल करके इन गैस जाइंट पर मौजूद सक्रिय अरोरा को 2016 में देखा गया था। ऐसा इसलिए है क्योंकि जुपिटर का मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी से 20,000 गुना स्ट्रॉन्ग है, और यही बात यहाँ के अरोरा को इतना ज्यादा बड़ा बनाती है कि ये हमारे पूरे ग्रह से भी बड़े क्षेत्रों को आराम से कवर कर सकते हैं। और हाँ, सिर्फ जुपिटर ही पृथ्वी के अरोरा क्षेत्र को मात नहीं देता, बल्कि सैटर्न के पोल्स पर भी आप कुछ बेहतरीन अरोरा रिबन्स देख सकते हैं। 2018 में हबल के टेलीस्कोप से इन्हें कैप्चर किया गया था, तब ये नीले रंग के नजर आए थे। लेकिन इससे पहले जब कैसिनी प्रोब से डेटा कलेक्ट किया गया, तब वो इस बात को अंकित करता था कि इंसान की आंखों को ये रिबन्स लाल और बैंगनी रंग के नजर आते हैं। अब जब हमने अर्थ, जुपिटर और सैटर्न के अरोरा को देख लिया है, तो आपको क्या लगता है कि इनमें से किसकी रोशनी सबसे ज्यादा मनमोहक है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। देखते हैं कौन जीतता है। नेस्टिंग डॉल स्टार्स। आपको लग रहा होगा कि हमारा ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि यहाँ पर सभी सितारों के लिए काफी जगह मौजूद है, लेकिन थॉर्न इक्टो थ्योरी के हिसाब से कुछ स्टार्स की तो अपनी खुद की बाउंड्री भी नहीं होती। इनफैक्ट वे एक दूसरे के अंदर बेस होते हैं, बिल्कुल रशियन नेस्टिंग डॉल्स की तरह। दिखने में तो इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन दो ऐसी थ्योरीज हैं जो इस फिनोमेनन को अच्छे से समझा सकती हैं, और इनमें से किसी में भी सबसे बड़ी डॉल को खोलना शामिल नहीं है। इस सब की शुरुआत बाइनरी सिस्टम से होती है, जहां दो सितारे ग्रेविटेशनली एक साथ बंधे हुए हैं। इनमें से जिस भी सितारे का मास सबसे ज्यादा होता है, उसके फटने से सुपरनोवा का निर्माण होता है, जिससे हमें एक छोटा अल्ट्रा डेंस रिमिंथ देखने को मिलता है, जिसे न्यूट्रॉन स्टार के नाम से जाना जाता है। समय के साथ जो सितारा बच जाता है वो एक बड़े रेड जाइंट में तब्दील हो जाता है, और इसके बाद ही ये न्यूट्रॉन स्टार इस सुपर जाइंट स्टार के सेंटर में चला जाता है और वहां चिपका बैठा रहता है, बिल्कुल किसी पैरासाइट की तरह। वहीं दूसरी थ्योरी है जिसका कहना है कि सुपरनोवा से हुए विस्फोट के कारण न्यूट्रॉन स्टार इस रेड सुपर जाइंट से अटैच कर देती है। ये बिल्कुल सॉकर बॉल को गोल में डालने जैसा है। अगर इस बॉल का वजन 2 सूर्यों से ज्यादा है और इस गोल का तापमान 7640 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो भैया भगवान ही उस गोलकीपर को बचा सकता है। सूर्यास्त के बारे में अजीब बात। साल 2015 में क्यूरियोसिटी रोवर ने मंगल ग्रह से नीले सूर्यास्त की तस्वीरें भेजी थीं। जी हाँ, नीला। लेकिन दिन के समय में यही आसमान ऑरेंज कलर का होता है, मतलब पृथ्वी से बिल्कुल विपरीत। तो भला मैं ये कैसे कहूँ कि पृथ्वी पर, मेरा मतलब है मंगल ग्रह पर, यह सिस्टम काम कैसे करती है? तो मैं आपको बता दूं कि हमारी पृथ्वी का आसमान आपको नीला यहाँ पर मौजूद मॉलिक्यूल्स की वजह से देखने को मिलता है। ये बहुत हद तक सूर्य की रोशनी को ब्लॉक कर देते हैं और उन्हें आकाश में बिखेर देते हैं, और वे रेड लाइट की लंबी वेवलेंथ्स को बिखेरने से ज्यादा सक्षम होते हैं ब्लू लाइट की शॉर्टर वेवलेंथ्स को बिखेरने में। हालांकि सूर्यास्त के दौरान सनलाइट पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में इतना ज्यादा ट्रेवल करती है कि ब्लू लाइट पूरी तरह से ओझल हो जाती है, जिससे हमें बेहतरीन लाल या ऑरेंज रंग देखने को मिलता है। हालांकि यही बात मार्स पर अलग तरह से काम करती है, क्योंकि इस लाल प्लेनेट की एटमॉस्फेरिक थोड़ी पतली होती है, जो आयरन ऑक्साइड डस्ट से भरी हुई होती है, जिसे हम आमतौर पर रस्ट के नाम से जानते हैं। और इसी डस्ट के कारण इस ग्रह को अपना लाल रंग मिलता है। दिन के समय में आपको इन पार्टिकल्स की मदद से लाल लाइट नजर आएगी, जिसे आसमां लाल या ऑरेंज कलर का नजर आता है। लेकिन सूर्यास्त के समय इस डस्ट की डेंसिटी ज्यादा से ज्यादा रेड लाइट को बिखेर देती है। इसका मतलब यह है कि ब्लू लाइट की छोटी वेवलेंथ्स आराम से अंदर आ सकती है, और यही कारण है कि यहाँ सूरज को अपना नीला रंग प्राप्त होता है। तो सनसेट अलग अलग वातावरण में अलग अलग नजर आता है, जब तक कि आप वीनस ग्रह पर आकर नहीं अटकते। इस वॉल्केनिक प्लैनेट का एटमॉस्फेयर इतना घना है कि आप यहाँ से सूर्य को देख भी नहीं सकते। इस बात को साबित करने के लिए 1981 में सोवियत वेनेरा प्रोब के दौरान वीनस की सतह से तस्वीरें भेजी गई थीं। यहाँ के आसमान का रंग जहरीला येलो शेड का है, जिसके जवाबदार यहाँ पर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड के बादल हैं, जो यहाँ के वातावरण को घेर कर रखते हैं। इसीलिए वीनस पर सूर्यास्त आपको कुछ ऐसा नजर आएगा। ऐसा लगता है ना जैसे कि दुनिया के सबसे दिखावटी कमरे में किसी ने डिम लाइट ऑन कर दी है। लेकिन उन प्लैनेट्स के बारे में क्या जिनका अपना कोई वातावरण नहीं होता, जैसे कि मर्क्यूरी, जहां लाइट को बिखरने के लिए किसी भी तरह के मॉलिक्यूल्स मौजूद नहीं है, तो वहां का आसमान लगभग हमारी मून जैसा नजर आएगा। मेरा मतलब यह है कि यहाँ पर आपको आसमान रात और दिन दोनों ही समय में काला नजर आएगा। ऐसा लगता है जैसे मैंने भूतों की शहर की खोज कर ली है। अंतरिक्ष से जुड़े इन तथ्यों में आपको कौन सा तथ्य सबसे ज्यादा पसंद आया, नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।